Hello and welcome back to the Mentor Nation and myself Aviral Tiwari once again in front of you going to discuss very important topics of economy. And in this Nitin Singhania series we have already discussed about the introduction of economics and we are going to continue that particular series. So आज लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 2 में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पिछले टॉपिक में इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या जो भी अच्छा लगता है उसको बताने में बिल्कुल भी कोई टेंशन हिचक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमी के बारे में बात करने की। तो बेसिकली वैसे हमने आपको बेसिक्स डिस्कशन में बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी क्या थी? इकोनॉमी के मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, मार्केट में जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जो सोसाइटी में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है इकोनॉमिक्स का, वो आपका इकोनॉमी हो जाती है। इकोनॉमी किसी डायनेमिज्म में होती है, किसी डायनेमिक सोसाइटी में होती है। साथ ही साथ इकोनॉमी किसी ज्योग्राफिकल एंटिटी पर कहीं ना कहीं क्या की जा रही होती है, इंप्लीमेंट की जा रही होती है। तो उसी रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। बेसिकली इकोनॉमी के जब टाइप्स की बात करते हैं तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 तरीके के यहां पर तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ कमांड। ठीक है, इसको कमांड कौन कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ कमांड। इसको मैनेज कौन कर रहा है? इसको कमांड कौन कर रहा है? दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट के बेसिस पर देखने की कोशिश करें तो हमारी इकोनॉमी कैसी होती है, इसके बारे में हमको यहां पर पता चलता है। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड के आधार पर इकोनॉमी हमारी कितने प्रकार की होती है। तो पहले एक बार हम चार्टिंग कर लें, फिर एक एक करके हम सबको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कमांड। तो कमांड का मतलब यह है कि इस इकोनॉमी को ऑपरेट कौन कर रहा है, कैसे ये इकोनॉमी इंप्लीमेंट की जा रही है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बना रहा है, कौन चीजों के प्राइसेस को तय कर रहा है। तो इस तरह से आपके 3 तरीके की इकोनॉमीज यहां पर हमको देखने को मिलती है, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ साथ यहां पर हमको सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलती है और साथ साथ तीसरी एक होती है हमारी जिसको बोलते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा यहां पर कम्युनिज्म नहीं है, तो बेसिकली सोशलिस्ट का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है कम्युनिज्म। तो उसके बारे में भी हम यहां पर पढ़ लेंगे, कम्युनिस्ट इकोनॉमी के बारे में भी यहां पर हम पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे विद द सोशलिज्म। चलिए आगे बढ़े। अगर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो यहां भी 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है इकोनॉमी को। डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज और लास्ट में लीस्ट डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। लेकिन जब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो यहां पर भी 2 तरह से कैटेगराइजेशन किया जाता है। एक आपका होती है ओपन इकोनॉमी और दूसरी आपकी होती है क्लोज इकोनॉमी, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हमारे लिए वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कमांड। क्योंकि जनरली हम जब भी कुछ इकोनॉमी में डिक्टेट कर रहे होते हैं, वहां पर कुछ बात कर रहे होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट लेते हैं हम यहाँ पर वो कमांड का ही लेते हैं कि कमांड कौन कर रहा है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज की बात की थी हमने, उसको मैनेज कौन कर रहा है, प्रोडक्शन को कौन गाइड कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूशन को गाइड कर रहा है, किसके हाथ में कंजम्पशन है, ये सारी की सारी चीजें हमारी इसके थ्रू डिसाइड होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कमांड पे हमारे 3 तरीके की इकोनॉमीज देखने को मिलती हैं। One is capitalist economy, another one is socialist economy, and the third one is mixed economy. चलिए एक एक करके इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कमांड पे हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाने की कोशिश करें, तो जो हमको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री बेस्ड थी। दैट मींस कि हमारा जो गवर्नमेंट से कनेक्शन था वो इस बात का था कि हम आपको टैक्स पे करेंगे और आप हमको क्या करोगे, रक्षा करोगे, आप हमारा जो है सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे होगे। दैट मीन्स इसके अलावा उनको जो गवर्नमेंट थी ना, हमसे उसको कुछ मतलब था ना, गवर्नमेंट को हमारे जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन की मीन्स है उससे कोई खास मतलब हुआ करता था। बट अगर ऑफिशियली देखें हम, किसी इकोनॉमी को कैटेगराइज किया गया हो या इकोनॉमी के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया हो, तो वो आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की शुरुआत होती है वो 1776 में होती है। 1776 में एडम स्मिथ एक किताब लिखते हैं
एडम स्मिथ एक किताब लिखते हैं जो थी आपकी द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, और इसमें ये बताते हैं कि कैसे हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स को चला सकते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर हम ऑफिशियली किसी टर्म की बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स हैं वो हमको 1776 में एडम स्मिथ की किताब में देखने को मिल जाते हैं। यहां से बेसिकली बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज इस पर्टिकुलर इकोनॉमी को फॉलो कर रही होती हैं। क्या फायदे होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, क्या डिसएडवांटेज हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम जान लें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है या सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो ये होता है कि देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का यहां पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। दैट मींस कि आप फ्री हो प्रोडक्शन करने के लिए, आप फ्री हो प्राइसेस को तय करने के लिए। यहां पर जो मार्केट डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, यहां पर जो आपके प्राइस डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो मार्केट होगी, यानी मार्केट ही वो होलसेल अथॉरिटी होगी जो ये डिसाइड करेगी कि आपके जो प्राइसेस हैं वो कैसे हो रहे हैं, आपका डिमांड कैसे काम कर रहा है, आपका सप्लाई कैसे काम कर रही है, डिमांड और सप्लाई के बीच में मार्केट कैसे काम करेगा, ये सारी की सारी चीजें डिसाइड होंगी किसके थ्रू, बाय ओनली दी मार्केट। यानी कि यहां पर मार्केट एकदम फ्रीली काम करती है, इस पे कोई भी आपका कह सकते हैं बंदिशें नहीं लगी होती हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट को इस बात से मतलब होता है कि वी विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है। आपको मिलिटरीली रूप से, आपको सैन्य रूप से जो है वहां पर सहायता प्रदान कर दी जाएगी, उसके बाद हमारा आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। आप प्रोडक्शन करिए, हमें टैक्सेस पे करिए, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फॉर्मेशन होना यहां पर शुरू हुआ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ग्रोथ थी वो बहुत तेजी से होना शुरू हुई, तो काफी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, बहुत तेजी से इसकी तरफ भागना शुरू हुए, और हमको एक फेज देखने को मिलेगा जहां पर वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज लगातार इसकी तरफ बढ़ती चली जा रही थी और हमें बहुत रैपिड ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही थी। अगर हम यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेज बाद में देख लेंगे, पहले फायदे देखना जरूरी है ना। तो अगर एडवांटेज की बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो फायदा कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा जो यहां पर फायदा होता है, एडवांटेज में जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है यहां पर रैपिड ग्रोथ। सबसे पहले होती है यहां पर रैपिड ग्रोथ। दैट मींस कि कोई भी इकोनॉमी हो, अगर वहां पर आपको फ्रीडम मिली हुई है प्रोडक्शन की, आपको फ्रीडम मिली हुई है चॉइस करने की, चूज करने की, आपके प्रोडक्ट्स को, आपके डिजायर्स को इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाने की फ्रीडम मिली हुई है, तो आप लगातार वहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहोगे, आप मार्केट में चीजों को बनाते रहोगे, और जब प्रोडक्शन होता है तो ऑटोमेटिक सी बात है ग्रोथ वहां पर आएगी, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ाई, तो क्वांटिटी बढ़ाई, दैट मींस देयर इज अ ग्रोथ, राइट। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ग्रोथ बहुत तेजी से आती है। अच्छा, एक और चीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हमेशा क्या होती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। यहां पर सिर्फ मकसद होता है प्रॉफिट को कमाना, कि कितना ज्यादा हम यहां पर प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो ये बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होती हैं। अब प्रॉफिट ओरिएंटेड होने की वजह से यहां पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि हम कैसे चीजों को कम कॉस्ट में अच्छा बिल्डअप कर सकें, और जिसके लिए जरूरी है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। भाई अगर मान लीजिए हमारी किसी चीज को बनाने की 10 रुपए की कॉस्ट आ रही है, ठीक है, और 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो हम चाहेंगे ना कि जो 10 की कॉस्टिंग है कि ये कॉस्टिंग घट के 8 हो जाए, ताकि जो इसके और इसके बीच का मार्जिन है, जो आपका ये सेलिंग प्राइस है और जो हमारा कॉस्ट है, इसके बीच का मार्जिन बढ़ जाए और हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, हम यही चाहेंगे, है ना। तो इसलिए यहां पर अक्सर फोकस किया जाता है कि हम कैसे चीजों को इनोवेट करें, नई टेक्नोलॉजीज को लेके आए, और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का कि यहां पर इनोवेशन बहुत तेजी से होता है। कभी दिमाग में जोर डालिएगा और एक चीज नोटिस करिएगा, मैक्सिमम साइंटिफिक इन्वेंशंस जो हुए, डिस्कवरीज पहले भी हुई, थ्योरीज की डिस्कवरी भी पहले हुई, बट मैक्सिमम जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, जो मशीन्स इन्वेंट हुई, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करती हैं, उनका एक फेज था। वो फेज कौन सा था? आफ्टर 17th सेंचुरी, यानी कि मिड 17th सेंचुरी के बाद का। क्या कोई इसका स्पेसिफिक रीजन हो सकता है कि मिड 17th सेंचुरी के बाद ही ऐसा हुआ? उससे पहले भी तो लोग सोच सकते थे। क्या उससे पहले के लोगों के पास दिमाग नहीं था, या वो लोग ये सब सोच नहीं पाते थे? इसके पीछे का रीजन ये था कि आपका यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए था, इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्रीज थे, जो इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, वहां पर उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, और रॉ मटेरियल के साथ साथ उनकी जो कॉस्टिंग थी उसको कम करने का उनको प्रोसेस चाहिए था। इसीलिए
बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपेंडिचर करते थे ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करने की वजह से यहां पर एक लार्ज स्केल पे हमें इन्वेंशंस और डिस्कवरीज देखने को मिलती। देखिए जो भी हो रहा है उसके पीछे का ऑब्वियस रीजन होता है। हमने देखा कि मिड 17th सेंचुरीज के बाद बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, जितनी भी मशीन समाज की यूज कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम मशीन्स का जो बेस है वो 17th सेंचुरी के बाद तैयार हुआ, और उसके पीछे का लॉजिक यही है क्योंकि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लगातार इनोवेशन पे पैसा खर्च कर रहे थे, और इनोवेशन पे पैसा खर्च करने की वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज को एमर्ज करा पा रहे थे। दैट मींस कि जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काफी खर्चा किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काफी खर्चा किया जाता है। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करते हैं? तो यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो चीजों के लिए करते हैं। पहली चीज तो इनोवेशन करने के लिए, और दूसरी चीज जो आपके अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, जो आपकी अनलिमिटेड आपके दिमाग में कह सकते हैं कि खुराफातें चलती रहती, फैंटेसीज होती है, हमको ये प्रोडक्ट खरीदना है, हमको ये प्रोडक्ट खरीदना है, उन सभी को कंसोलिडेट करते हुए आपकी कंज्यूमर चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना। यानी कि कैपिटलिस्ट आपकी इकोनॉमी में एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि यहां पर फ्रीडम टू चूज होता है। फ्रीडम टू चूज, आपके पास फ्रीडम होती है एज अ कंज्यूमर कि आप क्या खरीदना चाहते हो, और प्रोड्यूसर के पास फ्रीडम होती है कि वो क्या बनाना चाहता है। यहां कोई बर्डन नहीं होता कि नहीं आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है, तो ये सारी चीजें नहीं होती। उसके अलावा अगर हम देखें तो एफिशिएंसी भी हमें यहां पर बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है कि हमारी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो एफिशिएंट होती है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट हमें मिल रहा है, तभी तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना। ये सारे फीचर्स यहां पर आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के देखने को मिल जाते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लालच ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों के अंदर अगर लालच है तो इसका मतलब यह है किसी ना किसी को नुकसान हो रहा है। अगर किसी को लाभ हो रहा है तो नुकसान भी किसी को हो रहा होगा, यानी कि हमारी नेचर में बैलेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है बैलेंस है। तो उस बैलेंस को मेंटेन करते हुए देखेंगे अगर हम कि किसी को अगर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तो किसी को प्रॉब्लम तो हो रही होगी, और वो प्रॉब्लम किसको होती है? वो प्रॉब्लम होती है सोसाइटी को, जहां पर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है उसका ये है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जो लेबर होता है हमारा, लेबर मतलब चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो और चाहे वो आपके दिहाड़ी मजदूर हो, दोनों ही लेबर में आएंगे, ठीक है। तो लेबर जो होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है बहुत लार्ज स्केल पे। क्यों होता है? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको प्रॉफिट चाहिए, ही हैज एक्सपेंडेड अ लॉट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो अपने प्रॉफिट को निकालना चाहेगा, उस मार्जिन को कमाना चाहेगा कि जो भी उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च हुआ है, जो भी उसका कॉस्टिंग आई है, उस कॉस्टिंग को निकालने के बाद वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके। उसके लिए चाहे आप 8 घंटे काम करो चाहे 10 घंटे काम करो, दैट डजंट मैटर्स, हमको पैसा चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है। उसके अलावा अगर हम यहां पर देखेंगे तो सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इक्वालिटी बहुत फास्ट स्पीड में बढ़ती है, ठीक है। जो अमीर होता है और अमीर होता चला जाएगा, जो गरीब है और गरीब होता चला जाएगा, यानी कि जो रिच एंड पुअर के बीच का गैप है वो लगातार इंक्रीज होता रहता है, एक्सटेंड होता रहता है। अब यहां पर जब ग्रोथ आ रही है, तो जब रैपिड ग्रोथ होती है तो रैपिड इन्फ्लेशन भी होता है। अगर ग्रोथ रैपिड है तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से हो रहा होगा, ठीक है। आपके यहां पर अगर ग्रोथ आ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ यहां पर इन्फ्लेशन आएगा। आपको यहां पर इन्फ्लेशन आएगा तभी ग्रोथ होगी, वो आपको सर्किल बताया था मैंने। इन्फ्लेशन आ रहा है तो ग्रोथ हो रही तो इन्फ्लेशन आ रहा होगा, तो दोनों चीजें यहां पर साथ में चलती रहती हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लेशन जानबूझ के लाया जा रहा होता है सोसाइटी में ताकि अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ाया जा सके। तो यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके कैपिटलिज्म है, ठीक है, वो इस बात पे फोकस करता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा यहां पर काम कर सके। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा फोकस यहां पर किस बात का होता है? सबसे ज्यादा फोकस यहां पर होता है कि हम अभी गेन कर ले, यानी कि यहां पर विजन हमेशा शॉर्ट टर्म का होता है। जो कैपिटलिज्म है यहां पर विजन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म गेन पर फोकस किया जाता है। शॉर्ट टर्म गेन, कि हम जितनी जल्दी चीजों को गेन कर सके वो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन पर यहां पर ज्यादा फोकस किया जाता है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं की जाती कि हम लंबी अवधि में क्या काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी होती है शॉर्ट टर्म गेम। उसके अलावा
जो आपकी कैपिटलिज्म में सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है मोनोपोलीज का। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहां पर मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती है, और एक बार किसी चीज में मोनोपोली क्रिएट हुई देन यू कैन नॉट कंट्रोल द प्राइसेस। वो जितनी चीजों पे चाहे, जितने प्राइसेस पे चाहेगा उस चीज को बेच रहा होगा, एंड यू विल बी फोर्स्ड टू बाई इट, क्योंकि आपके पास कंपटीशन नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये चीजें होती हैं आपकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ऑफ कैपिटल मार्केट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाउ देखिए, अब जो आपकी ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लगातार बढ़ रही थी, लगातार बन रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुछ डेवलप हो रहा है तो वहां पर किसी ना किसी को तो कुछ क्रिटिक्स दिखाई दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही होंगी। और इस प्रॉब्लम को सबसे पहले नोटिस किया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने 1843 में एक किताब लिखी। कार्ल मार्क्स ने 1843 में किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा गया दी दास कैपिटल। 1843 में किताब लिखी और इसका नाम रखा दास कैपिटल। और इस किताब में उन्होंने कैपिटलिज्म के इन डिसएडवांटेजेस को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, ग्रोथ होती है, इनोवेशन होता है, ठीक है, बट सोसाइटी का क्या? सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाती है क्योंकि मशीनीकरण हो रहा है, पॉवर्टी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन लगातार बढ़ रहा है। तो इन चीजों को भी मैनेज करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ जो है अच्छा ही चल रहा है कैपिटलिज्म में, ऑल्दो उस टाइम पे इनको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिला और इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा किसी ने फोकस नहीं किया। बट पहली बार जब 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, तब यूएसएसआर ये प्लेज करता है कि नाउ दे विल गो टुवर्ड्स अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी यूएसएसआर ने प्लेज किया कि अब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, अब हम जो ये रैंडमली काम कर रहे थे उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू डू समथिंग गुड। जब इन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात की तो यहां पर क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, कैसे ये अलग है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपका जीरो इंटरफेरेंस होता था गवर्नमेंट का, अब यहां पर कंप्लीट कंट्रोल होगा किसका? गवर्नमेंट का। यहां पर सब कुछ सोसाइटी कर रही होगी, जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट कर रही होगी। यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ किसका होता है? सोसाइटी का। सोसाइटी ये कंट्रोल करती है कि प्रोडक्शन कैसे होगा, सोसाइटी कंट्रोल करेगी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और सोसाइटी ही कंट्रोल करेगी कंजम्पशन कैसे होगा। यानी कि जो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं, व्हाट, हाउ एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है, आपकी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला होता है व्हाट, दूसरा होता है हाउ, और तीसरा होता है इन व्हाट क्वांटिटी होता है। इन तीनों चीजों का सॉल्यूशन कौन निकाल रहा होगा? अल्टीमेटली सिर्फ सोसाइटी निकाल रही होगी। यानी सोसाइटी विल बी द ओनली अथॉरिटी जो ये तय करेगी कि ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी, कैसे होंगी, क्या करना है। यहां पर प्रॉफिट का काम ना होकर इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि एज अ सोसाइटी हम डेवलप करें। और पहली बार 1917 में इसको इशू किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया, और इसके बहुत सारे फायदे भी हमको देखने को मिले। फायदा ये देखने को मिला कि जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, और 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद जब सारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो रही थी, तबाह हो रही थी, उस समय यूएसएसआर एक स्टैग्नेंट ग्रोथ मेंटेन किए हुए था, उसको बर्बादी नहीं झेलनी पड़ी। अभी उसके बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज यहां पर क्या होगा? सबसे पहला एडवांटेज यहां पर होता है कि यहां पर नो एक्सप्लॉयटेशन, नो एक्सप्लॉयटेशन। नॉट एप्लीकेबल, एक्सप्लॉयटेशन यहां पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज सोसाइटी के हैं और सोसाइटी अपनी जरूरत के हिसाब से यहां पर काम कर रही होती है। इसीलिए यहां पर हमको जो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यहां पर एक्सप्लॉयटेशन देखने को नहीं मिलता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर यहां पे? ठीक है। तो जो क्लास, और दूसरी चीज, जब एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा तो यहां पर जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी नहीं होता। क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता। कोई रिच क्लास नहीं होती यहां पर, कोई पुअर क्लास नहीं होती। ठीक है, यहां पर सब इक्वल है। यानी यहां मेजर फोकस किस पे होता है? इक्वलिटी पे होता है कि लोग इक्वल है, जिसको जितनी जरूरत है वो चीजें मिल रही हैं, दैट्स इट। दूसरी चीज, जब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहां पर फेयरनेस होती है।
फेयरनेस होती है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सबको बराबर से अधिकार मिल रहे होते हैं। तो जब सबको बराबर से अधिकार मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दैट मींस कि अगर हम यहां पर सोशलिज्म को देखें तो सोशलिज्म कुछ चीजों में कहीं ना कहीं बहुत बेटर हो जाता है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। ठीक है, यहां पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, यहां पर हमारा क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, यहां पर फेयरनेस होती है, यहां पर सोसाइटी में इक्वालिटी होती है। सोसाइटी में इक्वालिटी होती है। सोसाइटी में इक्वालिटी का मतलब यह है कि सभी को सभी रिसोर्सेज पर अधिकार होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, जैसे कि आपका यहां पर अगर देखेंगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी इन द सेंस किसी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये जो इनइक्वालिटी थी ये हमको वहां पर देखने को नहीं मिलती है। ये सबसे अच्छी चीज है यहां पर। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज होती है आपकी किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखेंगे तो क्योंकि यहां पर सब कुछ प्लान्ड वे में होता है, गवर्नमेंट देख रही होती है, तो यहां पर इकोनॉमिक प्लानिंग भी प्रॉपर तरीके से हो पाती है। वहां पर प्लानिंग नहीं होती थी, वहां पर प्लानिंग नहीं होती थी, लेकिन यहां पर प्लानिंग हो सकती है प्लान्ड वे में, एक अच्छे तरीके से मैनेज्ड वे में यहां पर काम किया जा सकता है। ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस होते हैं सोशलिज्म के। ग्रोथ भी सस्टेन रहती है, स्टेबल रहती है। ठीक है, इसीलिए यहां पर आप देखोगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर 2% की ग्रोथ हो रही तो 2% मेंटेन्ड रहेगी, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड। अब वो प्लान्ड है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन इतनी सारी अगर एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं तो उनको एक बार देखते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का, वो आता है यहां पर स्टैग्नेंट ग्रोथ। स्टैग्नेंट ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है वो स्टैग्नेंट होती है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। एक फिक्स ग्रोथ रेट चल रहा है, वही चलता रहेगा। जहां बाकी देश बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, बहुत तेजी से डेवलप कर रहे होते हैं, यहां एक फिक्स्ड अमाउंट में ग्रोथ रेट होती है। वो स्लो एंड स्टडी वाला हिसाब किताब होता है कि बस स्लो स्लो चलता चला जा रहा है। ठीक है, दूसरा यहां पर डिसएडवांटेज होता है, यहां पर फ्रीडम टू चूज नहीं होता। फ्रीडम टू चूज नहीं होता, आप कुछ चूज नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। यहां गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यहां सोसाइटी डिसाइड करेगी कि किसको क्या मिलेगा, किसको किस अमाउंट में मिलेगा और कितना मिलेगा। क्लियर है चीज? तो ये आपका हो जाता है, यहां पर फ्रीडम टू चूज बिल्कुल भी नहीं होता। आप चूज नहीं कर सकते, आप यहां पर किसी तरीके से नहीं बता सकते कि क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको जो मिल रहा है उसमें खुश रहना पड़ेगा। आपको यहां पर कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। ठीक है, यहां पर कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता। इंसेंटिव क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब आपके पास फ्रीडम टू चूज है नहीं, ठीक है, यहां पर जो आपका प्रोड्यूसर है उसको ये चूज करने की इजाजत नहीं कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे। जो कंज्यूमर है वो कुछ एक्स्ट्रा चूज नहीं कर सकता, तो इनोवेशन नहीं होगा। इनोवेशन नहीं होगा तो जो अभी आपका जो भी उनके पास रिसोर्सेज पड़े हुए सिर्फ उन्हीं में काम चलाना पड़ेगा, उनके पास एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। दूसरी चीज, यहां पर क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है तो करप्शन भी वहां पर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। करप्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो एफिशिएंसी भी यहां पर रिड्यूस होती है। क्योंकि गवर्नमेंट होती है, वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है, तो बहुत ज्यादा लोग प्रेशर नहीं लेते, बहुत ज्यादा यहां पर R&D नहीं हो रहा होता, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी पे काम नहीं होता। साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो भी, उसमें भी इंक्रीमेंट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि R&D नहीं हो रहा होता है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आपकी होती हैं सोशलिज्म में। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है, और ग्रेट डिप्रेशन में जो आपके वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं और जो अमेरिका है वो काफी सफर करता है। जहां पर ये पता चलता है कि जो कैपिटलिज्म था वो अगर अपने प्योर फॉर्म में चलता रहेगा तो सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरी चीज, रशिया के रिवॉल्यूशन को भी करीब 15 साल हो चुके थे, मोटे मोटे तौर पर 13 हुए थे। यानी कि 15 साल होने के बाद भी कोई बहुत तेजी से ग्रो करते हुए दिखाई नहीं दिया था रशिया। यानी कि एक स्टैग्नेंट ग्रोथ थी, स्टेबल ग्रोथ थी, बट प्रॉस्पेरिटी नहीं थी बहुत ज्यादा। बल्कि उनके ऊपर इकोनॉमिक जो डिप्रेशन पड़ा उसका प्रभाव नहीं पड़ा, उनका इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टिल वहां पे कोई बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ गई। तो ये समझ में आ गया, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम प्योर कैपिटलिज्म में रहते हैं तो भी प्रॉब्लम रहेगी, और प्योर आपका सोशलिज्म में रहेंगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी।
और यहीं पर काम आते हैं दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स। पहले थे आपके जॉन मैकनयार्ड कीन्स और दूसरे थे ऑस्कर लैंज। जेएम कीन्स ने बोला कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको सोसाइटी में सस्टेन करने के लिए कुछ इस पे जो आपके स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं सोशलिज्म के वो यूज करने पड़ेंगे, यानी कि द कैपिटलिस्ट शुड मूव टुवर्ड्स सोशलिस्ट। एंड ऑस्कर लैंज ने बोला कि जो सोशलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे वो भी नहीं है, तो दे हैव टू मूव टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट। यानी कि मोटे मोटे तौर पर इन दोनों का कहने का मतलब था यू शुड फॉलो अ मध्यम मार्ग, यू शुड फॉलो अ मिडिल पाथ। और यही मिडिल पाथ था आपका क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल भी था, मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका फ्रीडम भी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल भी था और मिक्स्ड इकोनॉमी में रैपिड ग्रोथ भी थी। दैट मींस कि यहां पर हम लोग मिलकर काम करेंगे, जो प्राइवेट सेगमेंट है उसको भी प्रॉपर फ्रीडम दी जाएगी, जो गवर्नमेंट सेगमेंट है वो भी इंटरफेयर कर पाएगा, अनटिल अनलेस कि आपस में कोई टकराव ना होने पाए, कोई आपस में बैटल ना होने पाए, कि प्राइवेट सेक्टर को लगे कि नहीं ये अननेसेसरी का इंटरफेरेंस कर रहे हैं और उनको लगे कि ये बहुत ज्यादा फ्रीडम पा रहे हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यहां पर अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो पहली बार 1946 में मॉनेट प्लान का यूज करते हुए फ्रांस ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। उसके बाद तो आप सबको पता ही है, लगभग सभी देशों ने जो उस टाइम पे आजाद हुए उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को ही यूज किया, कुछ छोड़ के। ठीक, मिक्स्ड इकोनॉमी के अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे हम, तो यहां पर रैपिड ग्रोथ भी होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल भी होता है, R&D और इनोवेशन भी होता है, यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड होता है, ठीक है। ये सारे इसके फायदे होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के। तो ये तीन तरीके की मेजरली इकोनॉमी हमारे वर्ल्ड में काम करती है। इस बीच में मैंने एक इकोनॉमी के बारे में नहीं बताया जो थी आपकी सोशलिस्ट के साथ साथ कम्युनिस्ट इकोनॉमी, तो उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे हमने सोशलिज्म में बताया, सोशलिस्ट इकोनॉमी में बताया कि सब कुछ सोसाइटी तय करती है, ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय सोसाइटी। यहां पर जो ओनर ऑफ द रिसोर्सेज होती है, सोसाइटी इज द ओनर ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन जब बात करते हैं कम्युनिस्ट की, तो कम्युनिस्ट में क्या होता है? स्टेट इज द ओनर ऑफ द, स्टेट इज ओनर ऑफ सोसाइटी, ओनर ऑफ रिसोर्सेज। यानी वहां पर सब कुछ सोसाइटी का था, सोसाइटी तय करेगी क्या करना है, यहां सब कुछ स्टेट तय करता है। ये एक्सट्रीम फॉर्म है। स्टेट ये डिसाइड करेगा आप क्या पहनोगे, स्टेट ये डिसाइड करेगा आप क्या खाओगे, स्टेट ये डिसाइड करेगा व्हाट यू स्टडी, स्टेट ये डिसाइड करेगा कि व्हाट ऑक्यूपेशन यू विल यूज, या आप किस प्रोफेशन में जाएंगे, ये भी स्टेट ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में। सोशलिस्ट आपका ओनरशिप स्टेट के पास, सोसाइटी के पास रहती है, कम्युनिस्ट में ओनरशिप स्टेट के पास रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, समझा। आगे फिर हम आएंगे और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे इसी तरह क्लास को आगे बढ़ के चलेंगे, बढ़ा के लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और एक खास बात, मेंटर नेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको काफ़ी कुछ रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, काफ़ी कुछ नई चीज़ें मिलने वाली, सीसैट के कोर्सेज चल रहे हैं वो मिलने वाले हैं, आगे चल के हमारे कोर्सेज भी मिलेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। तो आज के इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह इसी चैनल पे। तब तक नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।